डोनाल्ड ट्रंप पे नादरीन अमेरिका में बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगा दिया और वहाँ के एक बड़े शानदार अखबार ने लगा दिया। ये बहुत पुराना अखबार है अमेरिका का, बल्कि सबसे पुराने अखबारात में से एक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। उसने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लिखा और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका बाद में जवाब भी दिया बड़े अजीब तरीके से, लेकिन इसको गद्दारी करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दारी कर रहा है ईरान के साथ। वो कैसे? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि ईरान के साथ ट्रंप का जो मुजव्वज़ा मुआहिदा सामने आ रहा है ये गद्दारी के मुतरादिफ है और ये बहुत बाअसर अमरीकी अखबार है। इसका जो एडिटोरियल है या इदारिया जो लिखते हैं वो लोग, उनकी टीम ने ये इदारिया मुश्तरका तौर पर लिखा और इन्होंने कहा जी ट्रंप इंतज़ामिया का ईरान के साथ जो मुतवक्का मुआहिदा है, इसका जो मंसूबा है ये गद्दारी और फरेब है। इस टीम का जो इदाराती टीम है अखबार की, उसका ये मानना है कि इस बात का ख़तरा मौजूद है कि वाशिंगटन एक मुकम्मल जौहरी मुआहिदे पर दस्तखत होने से पहले ही तेहरान पर से दबाव कम कर देगा। वो कह रहे हैं जी इसमें आप दबाव कम कर देंगे ईरान के ऊपर से तो वो जौहरी मुआहिदे के ऊपर आप कोई नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे या वो प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म करते हैं और ईरान को माली सहूलतें जैसे उसके असासे बहाल करना ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप ईरान के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ये इक्तसादी इमदाद होगी ईरान की और वो अपनी मईशत को मजबूत कर लेगा, जो कि एक हकीकी गद्दारी होगी। ईरानी अवाम से ज़्यादा अमरीकी मफादात के साथ ये गद्दारी होगी। ये बात अखबार ने बड़ा खुल कर लिखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का मानना है कि अगर ईरान को दोबारा आज़ादाना तौर पर तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो तेहरान पर असरअंदाज होने का वाहिद बकिया हरबा सिर्फ एक नई जंग की धमकी ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं आप कर सकेंगे अगर वो तेल बेचना शुरू हो गए तो। वैसे तो वो बेच रहे हैं, लेकिन नाकाबंदी खुलेगी तो सूरत हाल कुछ और हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का जवाब देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान हथियार डाल दे, तस्लीम कर ले कि उनकी बहरिया समंदर की तह में पहुंच चुकी है और फिजाइया अब मौजूद नहीं रही, और अगर इनकी पूरी फौज तेहरान से बाहर निकल आए, हथियार गिरा दे और हाथ उठाकर कहे कि मैं हथियार डालता हूं, मैं हथियार डालता हूं, ये चिल्लाती हुई सफ़ेद झंडा लहराती फिरे, और अगर इनकी बाकी मानदा क़यादत तमाम ज़रूरी सरेंडर दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दे और अमेरिका की अजीम ताकत के सामने शिकस्त तस्लीम कर ले, तो फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स, चाइना स्ट्रीट जर्नल, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को वो चाइना स्ट्रीट जर्नल कहते हैं, करप्ट और अब गैर मुअस्सर CNN और दीगर फेक न्यूज़ मीडिया यही सुर्खी लगाएंगे कि ईरान ने अमेरिका पर एक शानदार और फैसलाकुन फतह हासिल कर ली। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डेमोक्रेट्स और मीडिया मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुके हैं और बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अब डेमोक्रेट्स के साथ साथ मीडिया से भी लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अचीव करने गया था ईरान में, उसमें से कुछ भी नहीं मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ रजीम चेंज करके अपना पहलवी लेकर जाना था, नहीं हो पाया। ईरान को तोड़ना था, नहीं हो पाया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करना था, नहीं हो पाया। 70% अभी भी मौजूद है अमेरिकन CIA की रिपोर्ट के मुताबिक। ईरानी बहरिया को तबाह बर्बाद करना था, वही बहरिया अभी भी अमेरिका के साथ वहाँ पे लड़ रही है। आपने हुर्मुज़ उनके कंट्रोल में है। बहुत सारी चीज़ें उनका एटम बम के हवाले से था, बल्कि वो आपने हुर्मुज़ भी बंद करवा ली पकड़ के। तो अमेरिका ने हासिल क्या किया अगर बाद में मुज़ाकरात ही करने और कोई टारगेट वो अचीव ना कर पाए तो? जी, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद ठीक होती है। अब मीडिया तनकीद करता है, डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के ऊपर चढ़ जाता है और मीडिया ने अब इसको गद्दारी करार दे दिया है। दूसरी जानिब ये मीडिया गद्दारी क्यों करार दे रहा है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इसराइल का ना बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका में और अमेरिकन की सोच के ऊपर। ख़ास तौर पे अमेरिकन मीडिया के अंदर भी इसराइल का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। अमेरिकन मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो बोलता और सोचता और जो बात करता है उसमें कहीं ना कहीं इसराइली लॉबी का कोई किरदार ज़रूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल यकतरफा हो जाए। देखें, कई मीडिया वाले ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस्तेमाल किया, कई सियासतदान भी ये बात कहते हैं। लेकिन ये सबको मानना पड़ेगा कि छोटा सा मुल्क है इसराइल और वो सुपर पावर की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अभी वहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, नेतन्याहू ने ली और उसके साथ उसके सारे वज़रा बैठे हुए थे और बड़े हार्डलाइनर से इन्होंने बड़े सख्त स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हमें वाइट हाउस में ऐसी सपोर्ट कभी भी नहीं मिली जो टीम हमें अब वाइट हाउस में मैसर है, और जो उन्होंने हमारे लिए किया वो इससे पहले कभी कोई नहीं कर पाया और शायद आइंदा भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने नेतन्याहू को इसका सहरा बांधा कि नेतन्याहू वो आदमी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया और अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर साथ लेकर आया और अपने साथ लड़ने के लिए उसको साथ खड़ा किया। ये नेतन्याहू को उन्होंने क्रेडिट दिया। बहरहाल एक दबाव नेतन्याहू के ऊपर यह भी डाला गया कि कुछ ना कुछ करके अमेरिका को दबाव डाला जाए कि वो इस किस्म का मुआहिदा ना करे जिस किस्म की मुआहिदे की खबरें बाहर आ रही हैं। अब ये बड़े सख्त मौक़िफ़ हैं जो लिए गए हैं इसराइल के अंदर से। इसराइली वज़ीर
दाखिला सिक्योरिटी, ये कौमी सलामती के वजीर हैं बैन गवीर। ये वही वजीर है मेरे ख्याल में जो जाके वीडियो एक जारी कर दी थी, वो फ्रीडम फुलिटेला वाले जो गए हुए थे इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कारकुन, उनके साथ जो जुल्म हुआ था। तो अब ये कहते हैं जी हिजबुल्लाह के हमलों पे इन्होंने बयान दे दिया। इन्होंने कहा जी मैं नेतन्याहू से मुतालबा करता हूँ कि ट्रंप को फ़ोन करें या उनके पास जाएं, उनके सामने मेज़ पर हाथ मारें और ज़ोर देकर कहें, ये वाज़े कर दें कि रियासत अमेरिका ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो इसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। देखिए इसराइल में नेतन्याहू के ऊपर दबाव तो बहुत आ रहा है। उस दबाव को मैनेज करने के लिए बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसराइल ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं गज़ा पे और लबनान पे। अभी लबनान पे जो हमले रिपोर्ट हुए, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, 31 लोग शहीद हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में। इसी तरह गज़ा में एक बड़ी मसरूफ़ जगह के ऊपर गली में जहाँ पे बकरा ईद की कुर्बानी और ये वो चीज़ें वो इकट्ठे होते हैं लोग, तो वहाँ पे भी हमला किया गया। वो बड़ा शदीद हमला था और उसके अंदर अभी जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, प्रॉपर खबरें हमारे पास नहीं आई। तो गज़ा पे या लबनान पे इसराइली अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। शायद वो ईरान के साथ लड़ाई में जो सुबकी हुई है उसको मिटाने के लिए या उस खिफ़त से जान छुड़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये हमले तेज़ कर दिए हैं। दूसरी जानिब पर रूस ने नाज़रीन यूक्रेन के ऊपर अटैक एकदम बहुत तेज़ कर दिए और वो कीव के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं और हमलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। रशिया ने कुछ ख़तरनाक बयानात भी दिए हैं, वहाँ लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी अपना हमला आप निकाल दें। यूरोपीय यूनियन को भी उन्होंने कहा जी अपने अपने ममालिक के जो सफ़ीर हैं आप वो यहाँ से ले जाएँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमले तेज़ कर देंगे। इन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा, हम जवाबी कार्रवाई में बड़े शदीद हमले करने वाले हैं। तो एक तो रशिया जो है उसके यूक्रेन के ऊपर अटैक बहुत तेज़ हो गए हैं। अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और अपीलें भी थी इमरान खान साहब की बहनों की, उनके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी एक मैटर जो है इमरान खान साहब का केस, वहाँ पे भी अपील की गई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि हाई कोर्ट में अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सलमान सफदर साहब ये बताते हैं कि हाई कोर्ट ये चाहती है कि फटाफट ये जो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला या जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, वो उसमें जो सरकारी अपील है उसको सुने, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के वकला ने जो केसेस दायर कर रखे हैं बड़े लंबे अरसे से, वो उनको सुनना नहीं चाह रहे। मिसाल के तौर पे सलमान सफदर का कहना है कि इस केस की अपीलें हाई कोर्ट क्यों जल्दी सुनना चाहती है, जबकि इससे कबल 5 अगस्त 2023 तोशाखाना फौजदारी केस की अपील अभी तक नहीं लगाई गई। वो 2023 वाले केस की अपील नहीं लगी अभी तक और ना ही वो सुनी जा रही है। फिर 31 जनवरी 2024 के तोशाखाना 1 केस की अपील भी नहीं लगाई जा रही, ना वो सुनी जा रही है। ये अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस तो 17 जनवरी 2025 का है, तो अदालत इस अपील को ही पहले क्यों सुनना चाहती है? साफ बात है कि अदालत को हुक्म दिया गया है कि इस केस में इमरान खान साहब को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। आज जज साहब कह रहे थे जी दलाइल आप शुरू कर दें सलमान सफदर साहब को, वरना दलाइल जो है वो नैब के वकील शुरू कर देंगे। इस पर उन्होंने कहा जी मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, मैं अपने क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा ना, मैं उसकी इजाज़त के बगैर कैसे ये मुकदमा लड़ सकता हूँ। तो इस पर जज साहब दबाव डाल रहे थे। तो लतीफ़ खोसा साहब का एक ताल्लुक भी है जज साहब से, वैसे यहाँ अदालतें ऐसी ही चलती हैं। वो आए रोस्टम पे, उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते का वक्त दे दें, हम इमरान खान साहब से बातचीत करके बाद में ये केस लड़ लेंगे। तो फिर जज साहब ने 2 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया। तो अब फिलहाल 2 हफ्ते की यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तली का मामला नहीं सुना ना इमरान खान साहब का, वो कह रहे हैं जी हम मेन अपील सुनेंगे, जो हुकूमत चाहती है वैसे करेंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले गए थे केस को, इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें वहाँ चली गई थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ आयद कर दिया और दरखास्तें वापस कर दी। एतराज़ ये आयद किया गया कि नैब कवानीन में तरमीम के बाद ये जो मरकज़ी अपील समेत जो सज़ा मुअत्तली का मामला है ये वफाकी आइनी अदालत सुन सकती है, लिहाजा अब आप इस मामले को आइनी अदालत में ले जाएं। सलमान सफदर इस फैसले पर यह कहते हैं कि ज़मानत का मामला सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। तो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ वो कह रहे हैं जी हम चैम्बर में अपील दायर करेंगे। लेकिन आप देखें ना निज़ाम कैसे काम करे, कह रहे आइनी अदालत में ले जाओ। अब आइनी अदालत वो है जो गैर आइनी एक तरमीम जो की गई आइन के अंदर, जिसमें आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया, उसके नतीजे में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी की अदालत बनाई थी, आइनी अदालत। और वो आइनी अदालत इसलिए बनाई थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अहम केसेस में ना हो। अब वो कहते हैं जनाब कि जो केस हमारी मर्जी का है वो उस अदालत में शिफ्ट करो। तो ये एतराज़ आ गया सुप्रीम कोर्ट से
ये आपके सामने सलमान सफदर साहब जो इमरान खान साहब की हालत बताते हैं ना जेल में, वो अपनी आंखों देखा हाल उन्होंने आज बताया। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को इस दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया है। उनको बच्चों तक से बात नहीं करने दी जा रही। टीवी, अखबार, किताब सब पर पाबंदी है। जेल में किसी से दुआ सलाम करने पर भी पाबंदी है। फैमिली से मुलाकात हुए 7 महीने गुजर चुके हैं। ये बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया। देखिए, इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने एक और बात बताई, और ये क्योंकि मैं पर्सनली इससे गुजरा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितनी तकलीफ दह चीज़ है कि आपके पास कोई मुलाजिम आए या कोई बंदा आए जो आपको खाना देकर जाए, आप उसे सलाम करें और वो आपको सलाम का जवाब भी ना दे। यानी उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो इमरान खान साहब को सलाम करें या सलाम का जवाब दे दें। इसे कहते हैं कैद तन्हाई। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक तरीकाकार है दहशतगर्दों को डील करने का, कि उन्हें इस कदर कैद तन्हाई में रखा जाता है कि कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता, कोई आंख का इशारा भी नहीं करता कि बाहर कोई मामला ठीक है या नहीं है, कोई बात आपको नहीं बताते, आपको दुनिया से काट देते हैं। ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये सबसे सख्त होता है। यानी मैं आपको ज़ाती तौर पे एक तजुर्बा बताता हूँ। मैं कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मैं ये मुतालबा करता था कि यार मुझे टॉर्चर करने के लिए आओ, मेरे साथ बात तो करो। कोई आओ तशद्दुद करने आओ, मार कुटाई करने के लिए आओ, लेकिन बात तो करो। कोई मेरे साथ बात करे, कोई मुझे सलाम करे, मेरा नाम ले, मेरे से बात करे, मेरे सलाम का जवाब ही दे दे। तो ये बड़ी सख्त ज़हनी अजियत होती है, जिस अजियत में इस वक्त इमरान खान साहब को डाला हुआ। और ये उनके वकील ने कंफर्म किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात बताई है। अब खान साहब की बहनें अलीमा खानम और बाकी बहनें ये भी इमरान खान साहब के मुकदमात के लिए पहुंची थी अदालत में। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि मैं वकला से पूछती हूँ कि आज जब आप इन जजेस से मिन्नतें कर रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने इंसाफ नहीं देना, तो बताएं कि तुम्हारे कानून और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ गया? सारी बार्स कहाँ गई? लाखों वकला कहाँ गए? जिनके इलेक्शन इतने जज्बे के साथ होते हैं, वो सारे जज्बे कहाँ गए? यानी इमरान खान के नाम पे बेशुमार वोट तो वकला भी लेते हैं ना। वकला बताएं आपका क्या किरदार है? अब नहीं तो कब आप पाकिस्तान में इंसाफ के लिए खड़े होने वाले हैं? हमें सीधा कहा जा रहा है कि अगर इंसाफ लेना है तो एजेंसी के लोगों से बात करो। ये कौन सा तरीक़ाकार है? फिर अलीमा खानम ने कहा कि कोई डील शील नहीं हो रही इमरान खान के बारे में, इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान से बात कर सके। इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। एजेंसियों के डिसइंफॉर्मेशन सेल्स फेक खबरें फैला रहे हैं। इमरान खान जितने बड़े कद के आदमी के सामने ये छोटे छोटे लोग बैठकर बात नहीं कर सकते। देखिए, ये एक बहन है, वो जज्बाती भी हैं, वो गुस्से में भी हैं, लेकिन जिन सहाफ़ियों ने ये खबर दी वो अभी तक इस बात पे कायम है। बल्कि रज़ी ताहिर साहब गिरफ्तार ही इसलिए हैं कि उन्होंने ये खबर कैसे दी और उनका सोर्स कौन था जिसने उन्हें बताया कि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वो रिटायर आर्मी चीफ है, तो उनको तो गिरफ्तार ही इसलिए किया गया कि अपना सोर्स बताओ, हमें बताओ क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी एजेंसियों की, तो रज़ी ताहिर साहब भी बाहर आ जाएंगे। उनके साथ सख्त ज़्यादती हो रही है। एक सहाफ़ी का काम खबर देना है, मुकदमात भुगतना तो नहीं है। आप उनकी खबर के ऊपर बात कर सकते हैं, आप ये तो नहीं कर सकते पकड़ के आप उन्हें अंदर डाल दें और फिर आप उनसे पूछें जनाब ये बताओ वो बताओ। ये मुल्क चल रहा है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, इसमें इदारे इस तरीके से काम करेंगे तो फिर मुल्क 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। फिर अलीमा खानम से सवाल किया गया कि आप मुज़ाकरात की राह में कोई रुकावट है? उन्होंने कहा जी कौन से मुज़ाकरात? मुझे गिरफ्तार करना है तो कर ले, लेकिन याद रखें इमरान खान डील कर चुका है। इमरान खान ने डील अल्लाह ताला से कर दी है। जो बंदा अल्लाह ताला से मांगता है वो इन यजीदों से क्या मांगेगा?